क्या चीज चल जाएगा। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सारी हो गई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चल रही है। और इसमें कौन सी चल रही थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये चल रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या चल रहा है। इसको थोड़ा सा देखना होगा, आधा हो गया था ना, आधा हो गया तो इसको रिपीट कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अपने बता दो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी बॉडी है? स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। मुझे बुलाने के लिए एक्ट लाया गया था, एक्ट कब लाया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसके लाया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। किस वर्ष लाया गया था? 1993 में लाया गया था, इसमें एक्ट लाया गया था 1993 में। और इसी एक्ट के माध्यम से इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कब? 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को एक आयोग गठित किया गया। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब इसके बारे में और देखें, इसकी संरचना के बारे में आपको बताया गया था। संरचना एक ऐसी बॉडी है, ये बहुसदस्यीय निकाय है, ये बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब बहुत से सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष एवं सदस्य वगैरह जो भी होते हैं उनको किस द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है जो नाम सुझाती है कि किसको अध्यक्ष वगैरह बनाना है। ये कमेटी भी नहीं बताई है कि इस कमेटी में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, कमेटी अभी देख लेंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्ष वगैरह नियुक्त किए जाते हैं। और इसके जो संरचना में कौन देखा था, संरचना में कौन कौन शामिल हो जाएंगे? एक अध्यक्ष हो जाएंगे और बाकी के हमारे सदस्य हो जाते हैं। एक अध्यक्ष हो जाएंगे और बाकी के सदस्य हो जाएंगे। अध्यक्ष में आपको बताया था कि या तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो। इसके अलावा सदस्यों में आपको बताया था कि सदस्यों में कौन कौन होना चाहिए? या तो किसी राज्य के हाई कोर्ट का रिटायर्ड होना चाहिए या फिर इसके अलावा और कौन कौन सदस्य होते हैं? दो ऐसे लोग जिनको मानवाधिकार आयोग के संबंध में विशेष जानकारी हो, तीन लोग ये हो जाते हैं। और भी कुछ सदस्य ऐसी आयोग, इसके बताया आपको कि NCSC, इसके अलावा NCST और NCTC, इनके अध्यक्ष, इन तीनों के अध्यक्ष ये भी कौन होते हैं? इसी मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। और कौन होता है? महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? इसका सदस्य होता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? इसी मानवाधिकार आयोग का सदस्य होता है। इतनी चीजें आपको बता दी, इनका टेन्योर भी बता दिया था आपको। कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 3 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इतना इनका कार्यकाल होता है। ये रिटायरमेंट के बाद दूसरी जगह पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने ही पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। जैसे मान लिया मानवाधिकार आयोग का कोई सदस्य है, तो अगर उसका सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया तो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन मानवाधिकार के अलावा किसी और जगह पे नहीं जा सकता है। तो ये इनका टेन्योर हो जाता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इससे पहले इनका पद कैसे खाली हो जाएगा? इस्तीफा दे दे, या तो इस्तीफा दे दे या फिर अचानक मृत्यु हो जाए तो अचानक मृत्यु हो जाने पर पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और कैसे करते? हाँ, किसी अगर लाभ के पद को धारण करके सवेतन लाभ ग्रहण करता हो तब भी उसके पद को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हानि कर सकते हैं। और कार्य करने में सक्षम ना हो, अगर कार्य करने में अक्षम है तब भी इनको राष्ट्रपति इनके पद से हटा देंगे। ऐसे कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए जांच कौन करेगा? इसके जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को उनके पद से हटा देंगे। इतनी चीज हम लोग देख लें। की कमेटी मतलब राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाएंगे तो सरकार के कहने पर नहीं बनाएंगे, कि कुछ सदस्य होते हैं कमेटी के, इसी कमेटी के द्वारा कहने पर ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। एक कमेटी आपको ध्यान रखने की, इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इतने
पॉइंट देखे हुए हैं। अब कमेटी देख लेते हैं, यानी कि मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, जिसको कहते हैं लोग नियुक्ति समिति। इस नियुक्ति समिति में कौन कौन शामिल होता है? जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाए। तो इस नियुक्ति कमेटी की अगर बात करें तो इसमें इस नियुक्ति कमेटी का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, एक प्रधानमंत्री इस नियुक्ति कमेटी का हेड हो जाएगा। इसके अलावा कौन होता है? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, ये हो जाएंगे। और अगर बात करें तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, और अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो, ठीक है, अगर ये नहीं है तो तब क्या करेंगे? तो लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता, जैसे पिछली बार लोकसभा में कोई विपक्ष ही नहीं था। जब विपक्ष नहीं था तो वहीं पर ये थोड़ा सा चेंज किया गया था कि अगर विपक्ष नहीं, जहां पर भी ये चीज लागू हो जाती है कि जहां पर विपक्ष का नेता नहीं होगा वहां पर लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को विपक्ष के नेता की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ये हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष का नेता, इनको शामिल करेंगे। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, 6 लोगों से मिलकर एक कमेटी बनती है। ये कमेटी राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है कि उसको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाए। और इस कमेटी के हेड अगर पूछे जाए तो कमेटी के हेड कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो कमेटी रिकमेंड करेगी उस कमेटी के हेड कौन होते हैं? उस कमेटी के हेड हो जाएंगे प्रधानमंत्री। इतने लोग कमेटी में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का सभापति। इतने लोग शामिल होते हैं इस नियुक्ति समिति में। इसको कमेटी होता है नियुक्ति समिति। तो नियुक्ति समिति के अगर आपसे हेड पूछे जाए तो नियुक्ति समिति के हेड कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और नियुक्ति कमेटी के सदस्य अगर पूछे जाए तो बाकी ये तो कौन हो जाते हैं? नियुक्ति कमेटी के सदस्य। इसको नोट कर लो, इसको लिखो, ऐसे करके लिखो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक समिति होती है, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं, अगला पॉइंट नंबर 1 प्रधानमंत्री। क्या के लिए हो? नियुक्ति समिति के प्रमुख, नंबर 2 लोकसभा में विपक्ष के नेता, स्लैश लगा के लिख लो, या लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता,
सबसे बड़े दल के नेता का मतलब ये हो गया, जैसे मान लिया जैसे लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा किसको मिलता है, जिसको लोकसभा की कम से कम 10% सीटें मिली हो, ठीक, उसी को तो लोकसभा के विपक्ष के नेता का दर्जा मिलता है। जो विपक्ष का नेता होता है ये कैबिनेट मंत्री के बराबर हैसियत रखता है, ठीक। तो जैसे मान लिया सिर्फ पिछली बार जब लोकसभा की बात करें, पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 44 सीटें केवल मिली थी, जबकि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है 543, वर्तमान फिलहाल 542 है, ठीक। तो 543 इसका 10% निकालने के बाद 54.3, यानी कि कम से कम 55 सीटें मिलनी चाहिए, तभी विपक्ष का नेता का दर्जा मिलेगा। जैसे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी 44 सीटें, हालांकि सबसे बड़ा दल था कांग्रेस, सबसे बड़ा दल था, लेकिन विपक्ष का दर्जा नहीं मिला। अब तो विपक्ष ही नहीं है तो कांग्रेस के जो नेता होते हैं लोकसभा में उनको शामिल करते हैं, इसको होते हैं लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली। अगर ये वाला नहीं है तब इसको शामिल करेंगे, अगर ये वाला होगा तो इसका कोई मतलब ही तो अपने विपक्ष हो ही जाएगा। अगर विपक्ष नहीं है तब कौन हो जाएंगे, तब सबसे बड़े दल के नेता को शामिल कर लेंगे, वरना पता लगे बाकी सब दल के नेता लड़ने लगे या तो विपक्ष ही नहीं है, कांग्रेस वाले कहना हमारे को शामिल करो, समाजवादी पार्टी वाले कहना हमारे को शामिल करो, तो उसको शामिल करेंगे। जो लोकसभा में सबसे बड़ा दल है तो उस समय लोकसभा में सबसे बड़ा दल कौन था, कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के नेता को क्या कर लेंगे, लोग सबसे बड़े दल के नेता के रूप में शामिल कर लेंगे, ठीक। अगला देखो राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, हाँ चौथा पढ़ने को पीछे छूट गया था बीच में, चौथा पढ़ने को केंद्रीय गृह मंत्री, पांचवा देखो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, और राज्यसभा का सभापति चेयरपर्सन, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इतने लोग शामिल होते हैं नियुक्ति समिति में। देख लो कौन कौन, नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, फिर लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, इतने लोग शामिल होते नियुक्ति समिति में। बता देगा तुमसे कौन कौन शामिल बिना देगा, नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता, नंबर 4 राज्यसभा में विपक्ष का नेता, नंबर 5 लोकसभा का अध्यक्ष, नंबर 6 राज्यसभा का सभापति, इतने लोग शामिल होते हैं इस नियुक्ति समिति में। इसी नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं, यही कमेटी सिफारिश देगी, और चूंकि ये कमेटी मिलकर जो सिफारिश देगी राष्ट्रपति पर वैसी सिफारिश बाध्यकारी होती है, फिर राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकते, राष्ट्रपति इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्या करेंगे, तो उस व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य बना देंगे। इतनी चीजें हमारे इनके बारे में आप देखते हैं आगे सब जो हमारे मानवाधिकार आयोग है, इस मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं, मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां, मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां, क्या क्या कार्य करते हैं मानवाधिकार आयोग के लोग। मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं मानवाधिकार आयोग की शक्तियां, मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां, कार्य शक्तियों की अगर बात करें तो ये सभी लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए। ये बताओ अगर कोई विदेशी भारत में आ जाए, ठीक है, तो विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आ जाए उसके मानवाधिकारों का किसी तरीके से उल्लंघन करे तो वहां पर मानवाधिकार वाला व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा। वो विदेशी रहने भारत घूमने आ जाए तो विदेशी व्यक्ति नागरिक नहीं माना, किसी दूसरे देश का नागरिक भारत घूमने के लिए आया हुआ है और उसके मानवाधिकारों का भारत में किसी तरीके से उल्लंघन हो रहा हो, तब मानवाधिकार आयोग एक्टिव होगा उसके लिए या नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि मानवाधिकार कैसे हैं, मानवाधिकार यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, ये किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते, ये यूनिवर्सल होते हैं। तो मानवाधिकारों की सुरक्षा चाहे किसी के मानवाधिकार हो, सभी की सुरक्षा के लिए कौन एक्टिव हो जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्टिव हो जाता है। और चीज है जो मानवाधिकार आयोग होता है ये क्या करता है, ये कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है, कुछ मामलों में, सभी में नहीं लेगा, कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत नहीं भी कर रहा है, किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और कोई व्यक्ति उसके समर्थन में शिकायत नहीं भी कर रहा है, तो अगर मानवाधिकार आयोग को ऐसा लगता है तो स्वतः संज्ञान लेगा, सो मोटो,
स्वतः संज्ञान भी मानवाधिकार आयोग ले सकता है, ये भी इसके कार्य शक्तियों में आता है। और अगर बात करें कि जो मानवाधिकार आयोग है ये सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है, सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है। क्या मतलब होता है इसका? सिविल न्यायालय की शक्तियां रखता है, क्या मतलब होता है सिविल न्यायालय? वारंट जारी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मानवाधिकार आयोग क्या कर सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ, यहाँ पे व्यक्ति भी आगे देखिए जिसको व्यक्ति कह रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति की परिभाषा आ रही है, उसके खिलाफ क्या कर सकता है, सिविल न्यायालय के रूप में एक वारंट जारी कर सकता है। और अगर कार्य शक्तियों की बात करें जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी होता है। सार्वजनिक पदाधिकारी मतलब ये होता है कि उसी व्यक्ति के खिलाफ मानवाधिकार आयोग कार्य कर सकता है जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त है। जैसे मान लिया हम हमारे सामान्य व्यक्ति, हम अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ मानवाधिकार आयोग कार्य नहीं करेगा, हमारे खिलाफ जो सामान्य व्यक्ति हो सकती है। लेकिन अगर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों को उल्लंघन करे तो वहां पे एक्टिव कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्टिव हो जाएगा। अभी देखेंगे कहां पर इसकी शक्तियां लागू नहीं होती, वहां पर ध्यान रखना है सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भी इसकी शक्तियां लागू होती हैं, सामान्य लोगों के खिलाफ शक्तियां लागू नहीं होती। और अगर बात करें इसके अलावा मानवाधिकार आयोग के बारे में, और इसको देखना है तो कि अगर जेल में बंद कोई कैदी है, जेल में बंद कैदी है, तो जेल में अगर जो बंद कैदी हैं उनके मानवाधिकारों की भी सुरक्षा करना ये किसका कार्य होता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। इसके अलावा और अगर देखें तो कई बार देखा होगा कि इसको बोलते हैं इलीगल एनकाउंटर, सब सुना है? इलीगल एनकाउंटर, तो इलीगल एनकाउंटर यानी कि क्या कहते हैं कि जो आरोपी होते हैं, ये तो जेल में बंद कैदी हैं, ये तो अपराधी हो गए, जो जेल में बंद कैदी हैं ये क्या हो जाएंगे? ये अपराधी हो जाएंगे। अपराधी के तो मानवाधिकार होते हैं, मानव तो है ही हो, तो इसके भी मानवाधिकारों की सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, आरोपी, तो आरोपी के भी मानवाधिकार की सुरक्षा करना, आरोपी के भी मानवाधिकार की सुरक्षा करना ये किसका कार्य होता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। कैसे करके इन दोनों जगहों पे आता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और क्राइम करने के बाद उसको सजा बोल दी गई, अब वो जेल में बंद है, तो जेल में बंद है तो इसका ये थोड़ी कि जेल में बंद है तो उसके साथ किसी भी तरीके का गैर मानवीय सलूक किया जाए, ऐसा तो नहीं कर सकते, उसके साथ मानवीय व्यवहार करेंगे। अगर उसके साथ किसी तरीके का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो ये सब देखना किसका कार्य होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आपको ध्यान होगा आर्टिकल 31 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इस गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार व्याख्यायित किया है। तो जितना लिखा हुआ आर्टिकल 31 में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल आर्टिकल 21 में इतना ही सब लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब जिंदा रहने का अधिकार। प्राण मतलब जीवित रहने, यही तो लिखा हुआ है 21 में। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े व्याख्या की है और कहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में केवल जिंदा रहने का अधिकार नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा व्याख्या किसकी हुई है? बहुत अधिकार शामिल हो गए, किसमें? इसी में शामिल हो गए। इसके बहुत से अधिकार मानवाधिकार आयोग के मतलब कार्यों की वजह से शामिल किए गए हैं। कोई आरोपी या अपराधी है इसके भी अपने कुछ अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, इनकी सुरक्षा करना भी किसका कार्य होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। और आरोपी जो वैसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं वो आरोपी के मानवाधिकार भी। फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं आरोपी के क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं? हाँ, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय का आर्टिकल 20 और 22 पढ़े होंगे। आर्टिकल 20 और 22 दो हैं और दोनों कंफ्यूज करते हैं यही दोनों कंफ्यूज करते हैं। 20 में क्या है? 22 में और सर 20 में अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि वाला कौन सा हो जाएगा? कन्विक्शन वाला, ये 20 में हो जाएगा। और 22 में गिरफ्तारी निवारक डिटेंशन वाला ये हो जाएगा गिरफ्तारी एवं निवारक विरोध के संबंध में संरक्षण। ये दोनों किससे आगे जुड़ जाते हैं? ये दोनों आगे जुड़ जाते हैं मानवाधिकार
ठीक है। आर्टिकल 20 और 22 हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं और 20 और 22 डायरेक्टली कहां से जुड़ जाएंगे आके मानवाधिकार से जुड़ जाते हैं। कैसे करके तो वो 20 में जो अपराधों को सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिए गए हैं, कितने राइट्स दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। तीनों को जरा बता दो एक बार रिवीजन करके। हां, भूतरक्षी दांडिक विधियों से, विधियों नहीं, भूतरक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। विधियां को अलग अलग तरीके की होती हैं, भूतरक्षी दांडिक विधियां इनसे संरक्षण दिया गया है। दूसरा दोहरे दंड से उन्मुक्ति, दोहरे दंड से उन्मुक्ति, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ये 3 अधिकार आपको कौन से मिलते हैं, 20 में मिलते हैं। 22 में जरा बता दो फिर इसको जोड़ते कैसे करते हैं, वो मानवाधिकार से जोड़ते हैं। 22 में कौन कौन से कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। तीसरा अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग मानवाधिकारों से अगर कनेक्ट करें तो कैसे, ये दोनों ही मामले में जैसे चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, इन दोनों में जब देखो सामान्य नियम क्या कहता है, हमारा जो अपराध का सामान्य नियम कहता है कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। ये होता है, ये सामान्य नियम कहता है। तो इसमें भी आरोप साबित नहीं हुआ, जब दांडिक विधि से संरक्षण दिया गया है, दोहरे दंड से मुक्ति दी गई, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण दिया गया, यानी कि अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार करने से कोई व्यक्ति अपराधी थोड़ी हो गया, केवल आरोप लगा उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब तक किसी व्यक्ति को आरोप साबित नहीं हो जाते हैं तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं है। पहले तो सामान्य व्यक्ति के रूप में भी उसके मानवाधिकार है। ये कौन से में आ जाएंगे, इस वाली कैटेगरी में। ठीक है, ये हमारे इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर इसका आरोप साबित भी हो जाता है उसके बाद अपराधी में कन्वर्ट हो जाएगा, अपराधी कन्वर्ट हो जाएगा, बावजूद इसके जेल में बंद कैदी है, अपराधी तब भी इसके कुछ मानवाधिकार होते हैं। अगर किसी जेल में किसी कैदी की मृत्यु हो जाए, सोचो जेल में अगर किसी कैदी की मृत्यु हो जाए, ऐसे ही बन जाएगा या बहुत बड़ा केस बन जाएगा, बहुत बड़ा केस बन जाएगा। जेलर जितने भी हैं सब कैसे कैसे हो जाएंगे, हाँ सब बन जाएंगे, कैसे हो जाएंगे। अब ये तो जेल की हमने बात कर ली, अगर थाने में ही किसी के साथ ऐसा कोई कांड हो जाए, थाने का देखो थाने में पिटाई के दौरान इसकी मृत्यु के ऐसे करते नहीं करते, अगर थाने में किसी की मृत्यु हो जाए तब थाना बन जाएगा। तो यानी कि अगर अपराधी हो चाहे आरोपी हो, दोनों के मानवाधिकार होते हैं। दोनों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बैठा हुआ है, एक केंद्रीय स्तर पर बैठा हुआ है। और अगर बात करें शक्तियों की, और अगर शक्तियों की अगर बात करें तो देखो और ये क्या क्या कार्य कर सकता है मानवाधिकार आयोग के मामले में हम लोग देखेंगे तो हमारी सूचियां जो अनुसूचियां बताई गई हैं उन अनुसूचियों में एक हमारी अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, और 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, समसूची, राजसूची, समवर्ती सूची, ऐसे करके 3 सूचियां हमारी दी गई है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों की अगर बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियां कौन सी सूची पर लागू होती हैं, एक तो संघ सूची, और दूसरी कौन सी, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ध्यान का सामान्यता कहते हैं हमेशा के लिए का अनुवाद हो सकता है, सामान्यता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य सूची के मामलों पर सुनवाई नहीं करता। राज्य सूची और समवर्ती सूची इस पे कौन करेगा, इस पे राज्य मानवाधिकार आयोग करेगा, और संघ सूची और समवर्ती सूची इस पे कौन करेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, आरोपी है या अपराधी है, कुछ भी हो गया, अब वो क्राइम इन तीनों सूचियों में से जिस सूची से संबंधित है मानवाधिकार आयोग तभी कार्य करेगा। अगर राज्य सूची के किसी व्यक्ति के सामने में ऐसा हो रहा है तो कौन सुनवाई करेगा, राज्य। तो इसकी शक्तियां कहां पर लागू हैं, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर लागू होती हैं, इसकी शक्तियां राज्य सूची के विषयों पर लागू नहीं होती। और देखो अब इसकी शक्तियों में कहां-कहां पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर कोई मामला कौन सी कोई मामला राज्य सरकार से नहीं होता है, राज्य सरकार से जैसे कोई बात हो जाता है और उसका वो निर्माण नहीं कर पाते हैं तो वो समवर्ती सूची में जाते हैं। हाँ वो अपवाद है,
वो अपात्र है। आगो का वही में राज्य सूची में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा राज्य सूची भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया राज्य सूची अगर वो किसी राज्य सूची में ही शामिल है और अगर राज्यों के बीच आपस में सहमति बनी हुई है, ठीक है, सहमति बनी हुई है, तो वो हमारे कानून बनाने के शक्ति में पहुंच जाएगा और वही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी, वो सेम चलती है। और अगर देखिए कहाँ पर देखो इसकी शक्तियां लागू नहीं होती। जैसे मान लिया अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था और उल्लंघन हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, ठीक, अगर किसी मामले में 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पे मानवाधिकार आयोग की शक्तियां लागू नहीं, ठीक। अगर 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है मानवाधिकार का उल्लंघन हुए, तो मानवाधिकार आयोग उस मामले की सुनवाई नहीं करता। ये तब करेगा जब सरकार उसको ऐसा करने के लिए अथॉरिटी देगी। फिलहाल तो अभी तक ऐसी अथॉरिटी नहीं है, तो 1 साल से ज्यादा पुराने मामलों को मानवाधिकार आयोग नहीं सुनता। और अगर आपने कहा था और नहीं सुनेगा, अगर कोई सैन्य मामला है, कोई सैन्य मामला है, तो सैन्य मामला भी मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। ये अपना मिलिट्री कोर्ट अलग ही होता है, क्या होता है कोर्ट मार्शल, ठीक, कोर्ट मार्शल, तो उनका अलग चलता है। और अगर देखें अगर कोई मामला ऐसा है जो न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में विचाराधीन, ऐसे मामलों को भी सामान्यतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा नहीं सुना जाता। लेकिन अगर कोई मुकदमा पेंडिंग है किसी व्यक्ति का, चल ही रहा है विचाराधीन तो पेंडिंग, ठीक, अगर कोई मुकदमा ऐसा पेंडिंग है जिसमें उस व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन तो हुआ था, उस व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, लेकिन वो उल्लंघन पुलिस के स्तर पे हुआ है, ठीक है। अगर वो स्तर पुलिस के स्तर पे हुआ है तब मानवाधिकार आयोग कार्य करेगा, लेकिन वो न्यायालय में पहुंच जाता है तब उस पर मानवाधिकार आयोग कार्य नहीं करेगा। मतलब न्यायालय में पेंडिंग है तो वहां पर मानवाधिकार आयोग कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा और अगर देखें मानवाधिकार आयोग के बारे में, इसकी जितनी भी सिफारिशें होती हैं, मानवाधिकार आयोग की जितनी भी सिफारिशें होती हैं, ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, सरकार पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है, राज्य माने या ना माने ये राज्य पर डिपेंड करता है। इसके पास मानवाधिकार आयोग के पास वारंट जारी करने का तो अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं होता। ये कमियां लिख सकते हो, हालांकि मानवाधिकार आयोग की कमियां कुछ है, तो ये अगर कमियां आपको लिखने को आ जाए तो ये कमियां लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता है, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, और अगर देखें 1 वर्ष से ज्यादा पुराने मामलों को ये अपने आप सुनवाई नहीं कर सकता। ये इसकी कमियों में लिख सकते हैं अगर मानवाधिकार आयोग की आपसे कमियां लिखने को पूछा जाए। बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन इन 3 चीजों में इसकी आप कमियां लिख सकते हैं और कमियां बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया 1 वर्ष से ज्यादा के मामलों को मानवाधिकार आयोग नहीं सुन सकता है। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है, जागरूकता ही नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मानवाधिकार आयोग हमारा उल्लंघन हो रहा है या वास्तव में इसे कानून में ही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या वास्तव में बार बार दोहराना ये कानून में लिखा हुआ है। ऐसे कई बार देखते नहीं देते कि किसी अधिकारी के पास किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, वो चक्कर लगाए पड़ा है, आज आए कल आए परसों आए फिर ऐसे चक्कर लगाए पड़ा है, बार बार जाना, लेकिन तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा। हम सोचेंगे काम बहुत ज्यादा है अधिकारी पे, इसकी बेचारा ऐसा कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। ऐसे करते करते 1 साल से ज्यादा जमीन गया, अब फिर ध्यान आया नहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन अब 1 साल से ज्यादा बीत गया, अब कर ही नहीं सकते। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, इसका निगेटिव पॉइंट है। ये निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं, ये निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं, ये निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं, और ये वाला निगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं। 3 पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, अगर बेस में लिखने को आए तो नेगेटिव तौर पे लिख सकते हैं। तो कार्य में पहला पॉइंट, सभी लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है, किसका कार्य होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है जिसको गुजरे 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। अगला पॉइंट, सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं इसके पास, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ कार्य कर सकता है, ये किसी आम व्यक्ति के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। ये भी नेगेटिव लिख सकते हैं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सीमित कर दिया नहीं मानवाधिकार आयोग, केवल सार्वजनिक पदाधिकारी के ही कृत्यों के खिलाफ जांच कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते।
और अगर देखें जेल में बंद कैदियों के साथ मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, आरोपियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, या फिर लोगों के मानवाधिकारों को कैसे करके प्रमोट किया जाए, इस संबंध में सिफारिशें देना, ये सब कार्य किसका होता है? मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। लेकिन इसकी सिफारिशें राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। अगला पॉइंट, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों को सुनेगा, राज्य सूची के विषयों को सामान्यता ये नहीं सुनता। ठीक है, बात अपनी जगह पे, लेकिन सामान्यता ये राज्य सूची के विषयों को नहीं सुनता है। सैन्य मामले जितने भी होते हैं इनको ये नहीं सुन सकता। इतने सारे कार्य आपको ध्यान रखने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर? फिर नोट कर लो उसके आगे। इंजीनियर मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां, मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां। नंबर 1, लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना। अगला पॉइंट, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेना, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेना। स्वतः संज्ञान लेना। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अगला पॉइंट, जेल में बंद अपराधियों के या कैदियों के, जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, जेल में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना। क्या जेल में बंद सभी कैदी अपराधी होते हैं? नहीं होते ना। क्यों? अंडर ट्रायल होते हैं। ठीक है, बहुत से कैदी कैसे होते हैं? वो अंडर ट्रायल होते हैं, इसीलिए अपराधी के लिए क्या करते हैं? कैदी कर दिया। सारे अपराधी थोड़ी हैं। एनसीआर का डेटा है, पिछली बार शायद 74% के आसपास तो मिला गया था, 74% 64% ऐसे कुछ मिला गया था। इतने कैदी हमारे क्या अंडर ट्रायल, मतलब अभी उन पर आरोप ही सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध नहीं होगा, जेल में बंद है। ठीक, तो उनको क्या कहते हैं? उनको अंडर ट्रायल कहते हैं। तो सभी कैदी अपराधी नहीं होते, ठीक है, सभी कैदी अपराधी नहीं होते। जेल में बंद बहुत से कैदी, सामान्यतः ज्यादातर कैदी कैसे हैं? वो आरोपी हैं। ठीक है, उनका भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाता। अभी कुछ समय पहले बहुत इस चर्चा में आया था, ललितपुर जिले का केस था, 3 साल पहले ललितपुर जिले का केस था।
तो 24 साल 25 साल तक जेल में बंद रहा। उसके बाद वो उसका जो केस चल रहा था, तो 24 साल 25 साल आया है, नोटिस उसको कह दिया कि आप बाइज्जत बरी करते हैं, कार्यवाद की इज्जत रहेगी, ठीक है। 24 साल के बाद है हाँ कोई सा केस था जो है ये दलित जिले का केस था, और 3 साल 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए तब का केस था ये। वो बेचारा 24-25 साल तक जेल में बंद रहा, और तब उस पे जो है उसका मुकदमा फाइनल हुआ, और कोर्ट ने कहा कि तुम बाइज्जत बरी करते तो कोर्ट कोई आरोप साबित नहीं हुआ। बताओ, तो ये इस तरीके ये हमारे जेल जो हमारी न्यायपालिका ऐसे कार्य करती है। बहुत से कैदी ऐसे हैं बहुत लंबे समय तक जेल में बंद हैं, और लास्ट में जो है आरोप साबित नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले और एक जैसे जमीन को लेकर कहीं पर कोई विवाद हुआ होगा, तो उसमें जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें कुछ लोगों की हत्या हो गई थी। ये ध्यान कहा केस है, उसमें 5-6 लोगों की हत्या हुई थी, तो मुकदमा चल रहा था, तब से मुकदमा चल रहा था। और जब उन लोगों पर मुकदमा चला था, 12 लोगों पर 12-13 लोगों में शामिल थे, उन पर मुकदमा चला, उनमें से सब निपट गए, एक केवल व्यक्ति बचा। और वो व्यक्ति जब क्राइम हुआ था उसमें था 30 साल के आसपास था, और अब उस व्यक्ति की हालत ऐसी है कि जब उन्हें जो सजा बोलेगी तो उनको बेचारे उनके घर वाले पकड़ के लेके गए जेल में बंद करा देंगे, ये पोजीशन थी। तो ये इस तरीके से हमारी प्रक्रिया करती है। तो जेल में बंद सभी कैदी या अपराधी नहीं होते, ठीक है। तो कुछ अंडर ट्रायल है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि बेचारे अब एकदम अंतिम समय में आ गए हैं, अब उनको सजा बोली गई है इस तरीके। अगला पॉइंट देखो, आरोपियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, आरोपियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, हाँ आज जिसका भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको आरोपी कहेंगे, ठीक है। और जिसका आरोप सिद्ध हो गया उसको क्या कहेंगे, उसको अपराधी कहेंगे। तो इसके भी मानवाधिकारों की सुरक्षा करना और इसके भी मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, दोनों कार्य किसके होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। राज्य वाले के भी होते हैं, लेकिन अगर राज्य सूची के किसी विषय पे कन्विक्टेड है तब राज्य वाला करेगा, ठीक। अगला पॉइंट आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना। अगला पॉइंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल संघ सूची, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल संघ सूची एवं समवर्ती सूची, केवल संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों को भी, केवल संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों को ही सुनवाई कर सकता है, विषयों को ही सुनवाई कर सकता है। अगला पॉइंट, ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन, ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर, ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऐसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुनवाई नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता, जिन्हें घटित हुए 1 साल, जिन्हें घटित हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय, 1 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया हो, सैन्य मामलों पर एवं न्यायालय में विचाराधीन, सैन्य मामलों पर एवं
न्यायालय में विचाराधीन सैन्य मामलों पर एवं न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर सुनवाई नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, अब जो भी सिफारिशें वगैरह कही अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और रिपोर्ट ये अपनी किसको देता है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, इसको संसद पटल पर रखवाएंगे, इसको संसद पटल पर रखवा देंगे। लेकिन इसकी सिफारिशें क्या होती हैं, इस रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें होंगी वो सिफारिशें सरकार पर किसी भी प्रकार की बाध्यकारी नहीं होती और इसके ना तो सरकार को कोई स्पष्टीकरण देना होता है। बाकी के आयोग की बात करें तो सरकार अगर सिफारिशें नहीं मानेगी तो सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन इसकी सिफारिश मानने या ना मानने सरकार पर डिपेंड करता है, सरकार को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। अगला पॉइंट सिखाएंगे, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट करते हैं, किंतु इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। किंतु इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। उसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंड देने का अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं होता। इतना है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको आपको करना है। अब इसके कार्य वगैरह ध्यान रखोगे अगर तो कार्य बना के आप क्या कर सकते हो, मेंस में भी लिख सकते हो। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह तो आपको कई बार प्री में भी काम आ जाता है। कई बार प्री में आपसे अगर यूपीएससी देने जाओगे तो प्री में कार्यों भी पूछ लिया जाता है। पीसीएस से तो सामान्य से स्ट्रक्चर वगैरह पूछा जाता है, स्ट्रक्चर है, नियुक्ति है, हटाना है, ये सब पूछा जाता है। कार्यों के बारे में ध्यान रखो, कार्य में आपका यूपीएससी का क्वेश्चन टेस्ट कर जाएगा इसके लिए। इसके बाद अगला कौन सा जाता है हमारा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। इनमें कौन सा देखा है, केंद्र का देखा है। अगला कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग, 3 लेवल पे कार्य करता है। एक नेशनल लेवल पे कार्य करता है, दूसरा राज्य लेवल पे कार्य करता है, तीसरा जिला लेवल पे इसके न्यायालय होते हैं, मानवाधिकार न्यायालय, ठीक है। उन सबको पकड़ नहीं, वो न्यायालय होते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसको देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। कब बना है, 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के माध्यम से केंद्र के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों के लिए अपना अपना राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की बात कहेंगे। अब ये राज्य अपने आप बना है, ठीक है। केंद्र वाला तो बन गया 12 अक्टूबर को, राज्य अपने आप बना है, कब कब कैसे कैसे करके बनाना है, ठीक है। तो राज्यों में बना करके बहुत से राज्यों में है मानवाधिकार आयोग। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के माध्यम से ये जो बना है, इसमें इसके संरचना, इसके कार्य वगैरह ये सब और कह सकते हैं कि कार्यकाल, ये सब किसके बताए गए हैं, इसी के माध्यम से एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो जो हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। संरचना की अगर बात करें तो देखो इसकी संरचना अलग होती है, केंद्र के आयोग की संरचना अलग है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, इसके अलावा 2 सदस्य होते हैं। जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 हमारे सदस्य। बाकी केंद्र वाले के बहुत ही ज्यादा सदस्य होते हैं, इसमें केवल एक अध्यक्ष होगा और 2 हमारे सदस्य होंगे। ये देखो अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष को हम लोग कह सकते हैं कि राज्य के हाई कोर्ट का या तो रिटायर, ठीक है, किसी
किसी राज्य के हाई कोर्ट का या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर वर्तमान में जो कार्यरत है, वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश, वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश मतलब या तो रिटायर्ड हो चुका हो, चीफ जस्टिस हो तो रिटायर्ड हो चुका हो। इसके अलावा सामान्यतः राज्य में कार्यरत वर्तमान न्यायाधीश को भी क्या कर देते हैं, न्यायाधीश का अध्यक्ष बना सकते हैं। इन दो सदस्यों की अगर बात करें, दो सदस्य होते हैं, इनमें देखो कौन कौन होता है। एक सदस्य कौन होगा, एक सदस्य होगा राज्य का रिटायर्ड या फिर वर्तमान न्यायाधीश, या तो ये हो जाएगा, या फिर किसी जिला का, जिला कोर्ट का ऐसा न्यायाधीश, किसी जिला कोर्ट का ऐसा न्यायाधीश जिसको जिला कोर्ट में काम करते हुए कम से कम 7 वर्ष का समय हो गया। अगर 7 वर्ष से किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो व्यक्ति कार्य कर रहा है तब भी राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, या फिर किसी राज्य के रिटायर्ड या वर्तमान न्यायाधीश है वो भी उस मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। इसके बाद दूसरे सदस्य की बात करें, वैसा सदस्य जिसको मानवाधिकारों के संबंध में, मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त, संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त हो, यानी कि उनको विशेष जानकारी रखते हो, जो मानवाधिकारों के संबंध में थोड़े से सेंसिटिव हो, उनको भी क्या कर सकते हैं, मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना सकते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सी बॉडी शामिल करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में, ऐसा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी शामिल करते हैं। इसमें दोनों देख रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लिखी है इसमें लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी दोनों देखेंगे, ठीक है। हमने टॉपिक पूरा रख दिया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर कौन कौन सी बॉडी देखेंगे, अच्छा ये नहीं कौन मतलब ये एक्ट में है, तो एक्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, ठीक है। हाँ एक्ट में है तो ये कैसी बॉडी होगी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी। हमने स्टार्टिंग में वो 3 तरीके की बॉडी बताई थी, ठीक है, उससे देख लो ये कौन सी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये कौन सी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 2 तरीके की होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी भी हो सकती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्वतंत्र भी हो सकती है। हाँ इसको दोनों रखेंगे। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, ये कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी होंगी जो स्टैट्यूटरी होगी, और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी होंगी जो स्टैट्यूटरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई भी बॉडी जिसका संविधान के किसी भी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है उसको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। अब संविधान में तो नहीं है मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, लेकिन संविधान में ना होने के बाद उसके लिए अलग से कोई एक्ट बनाया गया तो वही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसी हो जाएगी, स्टैट्यूटरी हो जाएगी, ठीक। और उसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, सरकार ने ऐसे ही कोई आदेश निकाल दिया तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की है, ठीक। और हाँ एक्ट से तो ये याद है, ये जो स्टैट्यूटरी होती है ये दोनों तरीके की होती है। स्टैट्यूटरी जैसे ऐसे समझो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी में इसे तो स्टैट्यूटरी बना दो, ठीक है। तो ऐसी कोई बॉडी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अगर नहीं है तो कैसे हो जाएगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। इसके लिए अगर सरकार ने कोई एक्ट पारित कर दिया तो इसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में से वो बॉडी कैसे हो जाएगी, स्टैट्यूटरी हो जाएगी, ठीक। जैसे अभी लोग आगे देखेंगे हमारी बॉडी थी अभी है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। ये वाले एक होते हैं सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जांच करती है। अब इसको आगे देखेंगे। एक कमेटी बनाई गई थी केस संथानम कमेटी 1964 में, उस केस संथानम कमेटी की सिफारिश पर सीवीसी का गठन किया गया था 1964 में। उस समय इसके लिए कोई एक्ट नहीं लाया गया था, तो कैसी बॉडी थी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है। लेकिन बाद में 2003 में ये एक्ट लेके चले आए, सीवीसी एक्ट। जब सीवीसी एक्ट लेके चले आए तो इसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को क्या कर दिया गया, स्टैट्यूटरी। सीबीआई इसके अंडर में काम करती है, ठीक है। सीवीसी के ही अंडर में कौन सी काम करती है, सीबीआई, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामलों की जांच करती है। तो इसके लिए कार्य करने के लिए जो सहायक संस्था होगी करवाएगी किससे, ठीक है, जो भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी किससे, सीबीआई से करवाएगी, ठीक। तो इसी की जांच करने वाली एजेंसी कौन सी है, वो सीबीआई है,
ठीक है, इस तरीके से मतलब सीबीआई को अलग से किसी की जांच करने वाली एजेंसी को सीबीआई करते थे। आई बात क्लियर है सर? ठीक है, तो तीनों हमारे अलग अलग तो हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी इसी में से ही निकल के आती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से। इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे अभी तक जितनी बॉडी हमने पढ़ी थी वो सब कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सी केंद्रीय मानवाधिकार इसमें आ जाएगा स्टैट्यूटरी। नहीं, आप उसको नाम नहीं कहेंगे। अगर एक्ट नहीं बना, जैसे ऐसे नीति आयोग है, ठीक है, ऐसे समझो जैसे नीति आयोग है, ये नीति आयोग क्या है, ये पूरी तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार का ना तो कोई एक्ट लाया गया, ना ही इसका संविधान में नहीं जुड़े है, ये सरकार ने एक आदेश से बनाई है। फिर अभी ये संस्था कैसी है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इसी के लिए सरकार आज एक कानून बनाकर एक इसको एक विधि दर्जा दे दे, तो यही नीति आयोग कैसी बॉडी हो जाएगी, स्टैट्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी बॉडी पढ़ी है वो कैसी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, स्टैट्यूटरी है। हमने लिख दिया यहाँ पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए कैसी बॉडी चल रही है, स्टैट्यूटरी चल रही है। लास्ट में हमने एक संस्था देखी, नीति आयोग देखी, या योजना आयोग देखी, या राष्ट्रीय विकास परिषद देखी, ये सब कैसी संस्थाएं हैं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं बहुत हैं। ठीक है, संस्थाएं होंगी बहुत हैं, लेकिन हम लोग कितनी केवल पढ़ेंगे, कितने एग्जाम पूछे उतनी पढ़ लेंगे। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया, नीति आयोग, योजना आयोग, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब कैसी संस्थाएं हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, किसी एक्ट के माध्यम से है स्टैट्यूटरी हो जाएगी, कुछ भी नहीं है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये बॉडी कैसी है, स्टैट्यूटरी है। बताया भी थी ये जो हमारा एक्ट बनाया गया है, एक्ट के माध्यम से कैसे हो जाएगी, स्टैट्यूटरी। तो जब यहाँ पर इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष हो जाएंगे, दो सदस्य हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन होंगे, या तो राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर वर्तमान में चीफ जस्टिस। सदस्यों की बात करें तो रिटायर्ड या वर्तमान जस्टिस। ठीक है, इसके अलावा और भी बना सकते हैं कि अगर ये ना हो तो किसी भी जिला कोर्ट के न्यायाधीश को बना सकते हैं जिसके पास 7 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव, ये सदस्य हो जाएगा। दूसरा सदस्य कौन होगा, इसको मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त हो सकता है। कोई व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य सामान्यतः नहीं होता है। राज्यपाल अगर मनोनीत करना चाहे तो वो बात अलग है, अधिकार है राज्यपाल को, वरना इतनी इसकी संरचना बताई गई है राज्य मानवाधिकार आयोग। जो कार्यों की अगर बात करें, पहले कार्य से पहले इसका कार्यकाल देख लेते हैं। कार्य तो वही है, केंद्र में कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन सी, नहीं जरूरी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी अलग हो जाएगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अलग हो जाएगी। जैसे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जब कोई एक्ट बना दिया जाता है तो वही क्या हो जाएगी, वही स्टैट्यूटरी हो जाएगी। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लिया अभी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पॉलिटी ये स्टैट्यूटरी रूप से पढ़ा रहे हैं, कानूनी रूप से पढ़ा रहे हैं, वहाँ सारा रिकॉर्ड हमारे किसका, पॉलिटी का, भाई पॉलिटी पढ़ाएंगे, ये तो हम कैसे हो रहे हैं, हम स्टैट्यूटरी हो गए। अभी हम कैसी बॉडी है, हम स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप मान लिया हमने पॉलिटी पढ़ाया, आप लोगों ने ऐसा कहो कि यूपी स्पेशल पढ़ाएगा, ठीक है, तो अभी हमें अथॉरिटी तो नहीं है अथॉरिटी, लेकिन हम आज आपको यूपी स्पेशल पढ़ाने लगे, आज यहाँ पे यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो आज हम यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तो कौन सी बॉडी ग्रुप में पढ़ाएंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ग्रुप। ये कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं, बस ऐसे या ऐसे करके पढ़ा है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। कल हमें अथॉरिटी दे दी गई, फिर वहाँ पूरी तरीके से सारा सिस्टम बना दिया गया, हमें अथॉरिटी दे दी गई, ठीक है आप यूपी स्पेशल पढ़ाओ, ठीक, तो आप कैसे हो जाएंगे, अब स्टैट्यूटरी। ठीक, जब कोई एक्ट ला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्टैट्यूटरी कहेंगे। और जब तक एक्ट नहीं लाया जाएगा, ऐसे आदेश है केवल अपने आप, उसको क्या कहेंगे, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे। तो इसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में से ही स्टैट्यूटरी निकल के आए, क्लियर, इसी में से निकल गया। जैसे नीति आयोग एग्जाम्पल दिया, नीति आयोग अभी कैसी संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने एक आदेश पारित किया था 1 जनवरी 2015 को, एक संस्था बना दी गई थी, वो कौन सी थी, नीति आयोग। अब सरकार ने क्या किया, क्योंकि भाई पूरी किसके कंट्रोल में काम करती है, सरकार के कंट्रोल में काम करती है। आज सरकार एक आदेश निकाले, नीति आयोग का, जैसे योजना आयोग खत्म हो गया, ठीक है, कोई पता लगा सोए के लोगों के लोग सोए वाले योजना आयोग खत्म, ठीक है, पता भी नहीं लगा, ऐसे करके पता लगा आज सोए जाके और सुबह न्यूज पेपर उठाया नीति आयोग खत्म, नीति आयोग हो गया। कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये किसकी है, ये सरकार की संस्था, सरकार के द्वारा बनाई, उसको जब
अगर इसके लिए कोई कानून ला दिया जाए तो यही कैसी संस्था हो जाएगी, स्टेट्यूटरी हो जाएगी। अब इसको खत्म करना आसान नहीं है। अब इसको कौन खत्म करेगा, तो संसद खत्म करेगी, ठीक है, सरकार खत्म नहीं कर सकती। ये दोनों में अंतर होता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो संसद भी इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकती, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा तब ऐसे करती। तो तीनों में अगर सबसे शक्तिशाली संस्था देखिए कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हल्की संस्था कौन सी, स्टेट्यूटरी, और बहुत ही हल्की संस्था कौन सी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हाँ कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा, सरकार, ठीक है, कार्यपालिका, तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही स्थापित की जाती है, तो उसके एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, ठीक है। ये भी अंदर लगभग मेरे पर्यायवाची शब्द होते हैं कि एग्जीक्यूटिव, क्योंकि किसके द्वारा स्थापित की जाती है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है, तो इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा, नीचे अगर कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये भी संस्था होती है अलग अलग, ठीक है, क्लियर है। एनजीओ नहीं होता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल होता है, उसका गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। हमने अपना एनजीओ खोल लिया, ठीक है, हमने अपना एनजीओ खोल लिया, तो इनमें से कोई थोड़ी बॉडी है, तो आपने इस तरह से चलाएं। एनजीओ प्राइवेट बॉडी होती है और सर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकार का कोई संबंध नहीं होता। हां नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ ये भी चीज है, एग्जीक्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को एक ही कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही चीज है, यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा स्थापित की जाए, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूटिव के द्वारा स्थापित किया जाए उसको क्या कह देंगे, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कह देंगे, और जिसको लेजिस्लेचर के द्वारा स्थापित किया जाए उसको स्टेट्यूटरी कह देंगे, ठीक है। आप तो कंफ्यूजन नहीं, क्लियर, बाकी किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप देखो इसमें अब तो पहले इसके कार्यकाल में देखेंगे, पहले इसके कार्यकाल की बात करते हैं, इसकी समझ में आई नहीं आया, डाउट नहीं आ गया, किसी को कोई डाउट तो बता देना, इसको फिर से क्लियर कर देंगे अगर किसी तरीके को डाउट हो गया। देखो इसके आगे वो देख लेते हैं, कार्यकाल देखते हैं, पहले का कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें, जितने भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, एक कमेटी की सिफारिश पर करेंगे। कमेटी में देखेंगे कौन कौन होते हैं, एक कमेटी की सिफारिश पर इनकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, और इनका कार्यकाल रखा जाता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक ये लोग अपने पद पे रहते हैं। अगर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले अगर इनका पद खाली करना हो तो कैसे हो जाएगा, वही तरीके, या तो इस्तीफा दे दें, ठीक है, या तो इस्तीफा दे दें, या फिर अचानक इनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तब भी पद खाली हो जाएगा, या फिर सवेतन लाभ प्राप्त कर रहे हो, सवेतन लाभ प्राप्त कर रहे हो तब भी इनका पद खाली हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर अब यहाँ पे होता है कि इनको अगर इनके पद से हटाना है तो पद से हटाता कौन है, पद से हटाते हैं राष्ट्रपति, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। कौन हटाते हैं, राष्ट्रपति हटाते हैं, और सेम वैसी प्रक्रिया से हटाते हैं जैसे कि एनएचआरसी के सदस्यों को हटाते हैं, क्लियर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट की सलाह वैसे नहीं हटा सकते, जैसे एनएचआरसी के सदस्यों को हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, ऐसे ही इनको हटाते हैं, बाकी इनको राज्यपाल हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, कमेटी की सिफारिश पर करेंगे, कमेटी में वही लोग होते हैं जैसे केंद्र में होते हैं, वैसे राज्य में होते हैं, पदाधिकारी बदल जाएंगे। अभी देखते हैं कौन कौन कमेटी में होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले या तो इस्तीफा दे दें, या फिर मृत्यु हो जाए, या संवैधानिक लाभ प्राप्त कर रहे हो, या अक्षमता के आधार पर इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, जैसे कि एनएचआरसी के सदस्यों को हटा दें, इसको राज्यपाल हटाते नहीं है, यही चीज करेंगे आपको कंफ्यूज, और यही पे क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। बस ये जब भी स्टेटमेंट बना के देगा, यही स्टेटमेंट बना के देगा कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और लास्ट में बना के देगा कि इनको हाई कोर्ट की सिफारिश पर राज्यपाल हटाते हैं। तो सोचो एनएचआरसी को सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाते हैं, तो राज्यपाल इनको हाई कोर्ट की सिफारिश पर हटा देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन हटाते हैं, राष्ट्रपति हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से हटाते हैं जैसे एनएचआरसी के सदस्यों को हटाते हैं, सेम प्रक्रिया किसी भी तरीके से अलग नहीं।
आया था? कहीं और ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हो, हटाए राष्ट्रपति रहे हो? कहाँ पे आया? और निर्वाचन और बताओ। राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसके अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन भी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसके अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति उसी प्रक्रिया से हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। हटाते कौन है? एनएचआरसी के तरीके से जैसे राष्ट्रपति हटाते हैं एनएचआरसी को, वैसे ही हटाते हैं। कार्यों की अगर बात करें तो कार्य लगभग वही है जो एनएचआरसी के होते हैं, बस अंतर ये होता है वो संघ सूची और संवर्धित सूची। ये कहाँ कार्य करेगा? राज्य सूची और संवर्धित सूची। और दूसरा अंतर ये होता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए कार्य करता है। राज्य का मानवाधिकार केवल अपने राज्य के लिए कार्य करता है, इसकी राज्य की इसकी सीमाएं अपने राज्य के बाहर नहीं जाती। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश का अगर राज्य लोक सेवा आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, तो अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हुआ है और वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहने वाला है, तो उत्तर प्रदेश वाला नहीं करेगा, उसके कौन करेगा? मध्य प्रदेश वाला करेगा। तो इसकी सीमाएं अपने राज्य तक सीमित होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं पूरे भारत तक सीमित होती है। तो जहाँ पे अंतर है उसके कार्य को लिख देंगे, बाकी कार्य सेम वही है, केंद्र के होते हैं वही यहाँ पे होते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट नोट करो, फिर अभी कमेटी बता देते हैं कौन कौन से। नोट करो, स्टेट राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। नंबर 1 पहला पॉइंट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया। अगला पॉइंट, ये एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक मतलब कोई इंस्टीट्यूटरी, यह एक सांविधिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष और इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यही में बता दो, जैसे ये हमने कहा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं या तो राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, ठीक है, या फिर राज्य के वर्तमान में कार्यरत न्यायाधीश हो, ठीक, या फिर यहाँ पे देख लें कि या तो रिटायर्ड न्यायाधीश हो या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो। तो इस वर्तमान न्यायाधीश को अगर बना दे, अध्यक्ष या सदस्य बना दे, तो किसी से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? हाई कोर्ट से पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वर्तमान है तो उस राज्य के चीफ जस्टिस से पूछेंगे, ठीक है, न्यायालय से, उस न्यायालय से चीफ जस्टिस से पूछेंगे। कहीं पर नोट करके लिख लेना, कहीं चलो इसको भी लिखवा दें, नोट करके लिख लेना। जो कार्यरत या होते हैं इनको ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, इनको पूछ के बनाएंगे। हाँ, रिटायर्ड तो है, रिटायर्ड तो मतलब ही तो केवल सिर्फ वो व्यक्ति अपने आप को करना चाहे, ठीक है। लेकिन अगर कार्यरत है तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे या ना बना दे। तो रिटायर्ड तो मतलब ही तो रिटायर्ड ही हो गए। लेकिन अगर कार्यरत है तो कार्यरत को ऐसे नहीं बना सकते भाई। सीधी से समझ लिया, अब किसी राज्य के हाई कोर्ट है, उस राज्य के हाई कोर्ट में जो सबसे हेड है वो कौन है? वहाँ का चीफ जस्टिस है। तो वहाँ की कार्यप्रणाली कैसे चलाई जाएगी, कौन डिसाइड करेगा? चीफ जस्टिस डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? आप वहाँ के एक न्यायाधीश को लेके चले जा रहे हैं,
तो दिक्कत हो जाएगी, उसको नहीं हो जाए काम की दिक्कत है, तो उससे पूछना पड़ेगा कि हम आपके न्यायालय से इसको बना दे कि ना बना दे। तो ये कहीं पर नोट करके रख लेना, पहले ये लिख लो फिर लिख देते हैं। क्या लिखा, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। नंबर 1 अगला पढ़ लो, अध्यक्ष राज्य के उच्च न्यायालय का, अध्यक्ष राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त रिटायर्ड सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान में कार्यरत कोई न्यायाधीश होता है, या वर्तमान में कार्यरत कोई न्यायाधीश होता है। अब देखो सदस्यों में, सदस्य में देखो नंबर 1 तो सदस्य होते हैं। सबसे पहला देखो सेवानिवृत्त या हाईकोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश, सेवानिवृत्त या हाईकोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश। सेवानिवृत्त भी हाईकोर्ट का ही होना चाहिए, हाईकोर्ट का ही, या तो सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश, या जिला न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश, या जिला न्यायालय का कोई ऐसा न्यायाधीश जिसको न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए 7 वर्ष का समय हो गया हो, 7 वर्ष का समय हो गया हो। ठीक है, एक सदस्य तो ये हो जाएगा, मतलब या तो राज्य का रिटायर्ड न्यायाधीश हो, या फिर कोई वर्तमान न्यायाधीश हो, या तो ये हो, या फिर कोई जिला कोर्ट का न्यायाधीश हो जो कम से कम 7 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा हो। इनको क्या कर सकते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति कौन होगा, जिसको मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिख लो कि मानवाधिकारों के संबंध में जिसको विशेषज्ञता प्राप्त हो, ये दूसरा सदस्य हो जाएगा। इन 2 लोगों को बना दिया जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य। और अध्यक्ष अगर पूछी जाए तो अगर रिटायर्ड है तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, वर्तमान में है तो कोई भी न्यायाधीश चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा अध्यक्ष बन जाएगा, ये हमारा सदस्य हो जाएगा, ये संरचना लोग। अब नोट करके लिख लो, नोट करके ऐसे करके लिखो कि ये दूसरे सदस्य वाला मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त है। दूसरा लिख लो, मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति। हाँ, दूसरा वाला मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता नहीं है, हाँ अभी आ गई है, हमारा इसी में ही आ गया, पूरा पूरा आएगा। जब पहले एक बार लिखो, पहले मानवाधिकारों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति हो गए। अब नोट करके लिखो, नोट करके ऐसे कर लिखो कि यदि किसी हाईकोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश, यदि किसी हाईकोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश सदस्य बनाया जाता है, सदस्य या अध्यक्ष, वर्तमान न्यायाधीश सदस्य या अध्यक्ष बनाया जाता है, तो राज्यपाल संबंधित मुख्य न्यायाधीश से, तो राज्यपाल
संबंधित मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। कार्यकाल हाँ, ये नोट करके लिख लो कि संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। और खाली मतलब चाहे ये वादी की नियुक्ति करनी हो, चाहे ये वादी की नियुक्ति तो कार्यरत है तो कार्यरत तो उस मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे। ठीक है, अब अगला लिखो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। शॉर्ट में से लिख दो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अगला पॉइंट, इन्हें उसी विधि पर या उसी विधि के माध्यम से, इन्हें उसी विधि के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा, इन्हें उसी विधि के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से, राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके पद से हटाया जा सकता है जिस विधि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिस विधि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, राष्ट्रपति यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जिस विधि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। नियुक्ति समिति, देखो जो हमारी इनकी नियुक्ति करते हैं, ये करते तो राज्यपाल हैं, लेकिन इस राज्यपाल को नियुक्ति करते समय एक समिति से सलाह लेनी पड़ती है। वही समिति जिसको बताएगी वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, इसका अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा। तो जो नियुक्ति समिति होती है, इस नियुक्ति समिति में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं अपने आप बता दो, बिना कॉपी में देखे, बता दो नियुक्ति समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं जो राज्य मानवाधिकार बिना कॉपी में। मुख्यमंत्री पहले कौन हो जाएंगे, पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वहाँ पे कौन है? प्रधानमंत्री। यहाँ पे कौन है? उसी बना दो कि वहाँ पे कौन है? प्रधानमंत्री। यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री। ये कौन हो जाएंगे? ये नियुक्ति समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। और बताओ कौन? गृहमंत्री, राज्य का गृहमंत्री। ये केंद्र का नहीं होगा, ये राज्य का होगा। राज्य भी गृहमंत्री होते हैं, तो राज्य का गृहमंत्री ये हो जाएगा। और विधानसभा के विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता ये हो जाएगा। अगर ये नहीं हुए तो सबसे बड़े दल के नेता वो हो जाएंगे। और विधान परिषद में विपक्ष के नेता और विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में छोटा सा बता दो अपने आप, एक कॉमन सेंस के साथ बता दो कि ये इतने हमारी नियुक्ति समिति में शामिल हो गए। और यही लगभग केंद्र का प्रोसेस है, केंद्र में नियुक्ति समिति में यही शामिल होते हैं। ये सभी सदस्य अनिवार्य हैं, ये सभी सदस्य जितने लोग हमने यहाँ लिखे हैं अनिवार्य नहीं है। विधान परिषद अनिवार्य नहीं। ठीक है, अगर विधान परिषद का अस्तित्व है, विधान परिषद का अस्तित्व है तभी होगा, ये सभापति हो जाएगा विधान परिषद का सभापति। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर इस वाली चीज को लोग शामिल नहीं है। ठीक है, विधान परिषद विपक्ष का नेता और विधान परिषद का सभापति ये शामिल नहीं होंगे उन राज्यों के नियुक्ति समिति में जहां पर विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें,
उत्तराखंड में लोग देखें तो उत्तराखंड में ये 4 लोग मिलकर करेंगे, 3 ये वाले और ये चौथा ये, यानी कि सीएम, होम मिनिस्टर और विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तराखंड में ये दोनों लोग शामिल नहीं होंगे क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 शामिल हो जाएंगे। तो इनकी अगर बात करें एक के बारे और एक बारे अल्टरनेटिव, ठीक है, ये बारे अनिवार्य नहीं होते हैं, ये वहीं पर शामिल होंगे जिन राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन केंद्र में अनिवार्य होते हैं क्योंकि केंद्र में तो राज्यसभा का अस्तित्व तो होगा ही होगा, केंद्र में राज्यसभा समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व तो नहीं होता। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कौन कौन से नाम बता रहे हैं? बहुत बढ़िया, ध्यान बता दो कौन कौन से हैं? तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये केंद्र से अलग हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव के तौर पे यूज करते हैं, बाकी सब वाले कैसे हो जाएंगे? कंपल्सरी हो जाएंगे। तो कमेटी में सीधे को उतार दो, ऐसे नहीं लिखो, क्या होता है? निर्वाचन समिति, निर्वाचन कमेटी, ऐसे करेंगे। SHRC के निर्वाचन समिति, निर्वाचन समिति, स्टेट ह्यूमन राइट मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की निर्वाचन समिति, और निर्वाचन समिति में ये लोग शामिल होते हैं। नोट कर, ये बात समझ आई? ठीक, मतलब जब राज्यपाल नियुक्त करेंगे तो राज्यपाल किसके कहने पर नियुक्त करेंगे? ये लोग जिसके नाम की रिकमेंडेशन देंगे उसी को राज्यपाल नियुक्त करेंगे, अन्यथा नियुक्त नहीं करेंगे। तो नियुक्ति समिति, निर्वाचन नियुक्ति समिति, नियुक्ति समिति नाम नहीं आ रहा, नियुक्ति समिति, नियुक्ति समिति में ये लोग शामिल होते हैं, इन्हीं की सलाह पर राज्यपाल क्या करते हैं? नियुक्त या निर्वाचित करते हैं, इसके लिए नियुक्ति समिति। ये 6 सदस्य ऐसे करके बता लो, और इन दोनों के आगे लिख लेना ये कैसे होते हैं? ये वैकल्पिक होते हैं, ध्यान रखने वाले वैकल्पिक हो जाएगा। बाकी कार्य तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अगर कार्य में अगर आगे जाए तो कोई राज्य सूची, संवर्धित सूची, वो इसके कार्य होता है, बाकी लगे वो सेम है, तो कार्य ना लिखना है, ठीक है। वही से कार्य में पढ़ लेना, बस इतना अंतर हो जाएगा। ये चाहे लिख लो कि इसका अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक आ जाएगा? इसका अधिकार क्षेत्र राज्य के अंदर आ जाएगा, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर ये लागू नहीं होता है। दूसरे इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक जाता है? राज्य सूची और संवर्धित सूची, यहाँ पर इसका जाता है, पाकिस्तान की सूची पर नहीं देखता है तो अपने राज्य के बाहर नहीं देखता है। अधिकार क्षेत्र में 2 पॉइंट ले लेना। पहले नियुक्ति समिति में 6 लिखो, नियुक्ति समिति में 6 के 6 उतार दो, इन दोनों के आगे लिख लेना वैकल्पिक। ये कैसा है? वैकल्पिक है, और ये भी कैसा है? ये भी वैकल्पिक है, विधान परिषद वाला। वैकल्पिक मतलब है तो शामिल किए जाएंगे, नहीं है तो बनाए नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरीके क्लियर? अब लिख लो अधिकार क्षेत्र, लिख लो अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र नंबर 1, अधिकार क्षेत्र नंबर 1 राज्य के अंदर, अधिकार क्षेत्र पहला पॉइंट देखो, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर इसका अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता है। नंबर 1 अधिकार क्षेत्र पहला पॉइंट देखो, राज्य के अंदर। जिस राज्य का ह्यूमन राइट कमीशन होगा उसकी सीमा उसी राज्य तक लागू होगी, अपने राज्य से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला अधिकार क्षेत्र कहां तक रहता है? राज्य के अंदर। और दूसरा पॉइंट देखो, केवल राज्य सूची, केवल राज्य सूची और संवर्धित सूची, केवल राज्य सूची और संवर्धित सूची
के विषयों पर केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई करता है। केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर सुनवाई करता है। फटाक से ये लोग देख लेते हैं। अगला बताता है सूचना आयोग। सूचना आयोग विजिलेंस कमीशन बढ़ा है, उसको कल करेंगे। सूचना आयोग थोड़ा सा स्टार्टिंग कर देते हैं। सूचना आयोग, सूचना आयोग की भी अगर बात करें तो सूचना आयोग दो होते हैं। ये कौन होता है? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। दूसरा क्या होता है? राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। राज्य का अपना होगा और केंद्र का अपना अपना होगा। तो केंद्र के स्तर पे जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? उसको केंद्रीय सूचना आयोग कहते हैं। और राज्य के स्तर पे कार्य करता है उसको राज्य सूचना आयोग कहते हैं। पहले इसको देख लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग को। इसकी अगर बात करें तो ये भी बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में 3 लोग शामिल होते हैं। एक इसका कौन हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। इसको कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, CIC। ये 2000 इंफॉर्मेशन। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है इसका सदस्य, और तीसरा भी हो जाएगा इसका सदस्य। मतलब 2 लोग इसके सदस्य होते हैं। और ये कौन हो जाएगा? एक इसका चीफ हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। इन तीनों के लिए अगर बात करें तो ये तीनों के तीनों ऐसी संस्था के रूप में कार्य करते हैं। एक स्टेटरी बॉडी के रूप में कार्य करते हैं, विधिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, सांविधिक संस्था के रूप में। और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में एक्ट लेके आए थे। RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। जैसे एक क्वेश्चन बता दो, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि कहते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये कौन से मूल अधिकार के नजदीक है? 19 में कौन सा? 19 का 19 एक में तो 6 है। 19(1)(a) इसको क्या कहते हैं? इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। यहाँ पे सूचना का अधिकार, तो सूचना के अधिकार का कनेक्शन किससे निकल के आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निकल के आता है। यहाँ पर इस अधिकार का कनेक्शन कौन से अधिकार से स्थापित करते हैं? जानने का अधिकार, राइट टू नो, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? राइट टू नो, जानने का अधिकार। और जो जानने का अधिकार है यही किसमें कन्वर्ट होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन में शामिल होता है। क्योंकि जब हमें कुछ बोलने का अधिकार है, कुछ बोलने का अधिकार है, तो बोलेंगे तो तभी जब कोई चीज जान रहे होंगे, ठीक। तो बोलने के अधिकार में अपने यहाँ जानने का अधिकार शामिल है। और जब जानने का अधिकार शामिल है तो जान कब पाएंगे? जब किसी चीज की हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक किसी चीज की हमको जानकारी मिलेगी नहीं। और जब जानकारी नहीं मिले तो बोलेंगे क्या? ठीक, तो तीनों अधिकार क्या हो जाते हैं? कनेक्शन में आ जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन इनमें फंडामेंटल कौन सा है? अभिव्यक्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल अधिकार है। इसी में से हमारा इंडायरेक्टली कौन सा निकल के आता है? राइट टू नो ये निकल के आता है। और इसी को कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, स्टैट्यूटरी राइट के रूप में शामिल किया गया। कौन सा? सूचना का अधिकार। और इसके लिए एक्ट बनाया गया 2005 में। और इसकी जो बॉडी बनाई वो कौन सी? केंद्रीय सूचना आयोग। ये किसके लिए क्यों बनाएगी? ये इसलिए बनाएगी, जैसे मान लिया हमने कहा कि बोलने का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार सूचना को जानना पड़ेगा। जब जानेंगे तो सूचना ग्रहण करेंगे, सूचना लेंगे। आप पता नहीं कि किसी से कोई सूचना लेना चाहते हैं और उस अथॉरिटी ने आपको सूचना देने से मना कर दिया, ठीक है। आप उससे कोई जानकारी लेनी चाहिए, उसने जानकारी देने से मना कर दिया, तो कहाँ जाएंगे? किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा। तो जिस संस्था के पास जाएंगे वही संस्था कौन सी है? केंद्रीय सूचना, ठीक है। ये अधिकार देती नहीं है, ये उस अधिकार की सुरक्षा करने के लिए, जो को जानने का अधिकार है, ये इस जानने के अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? केंद्रीय सूचना आयोग की बॉडी बनाई गई है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 हमारे सदस्य हो जाएंगे। और तीनों की नियुक्ति, अगर नियुक्ति पूछी जाए तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इसकी करते हैं राष्ट्रपति। ये भी एक कमेटी की सिफारिश पर करेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी होती है, कमेटी आगे देखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो
कार्यकाल देखो जब 2005 में एक्ट बनाया गया था, इस 2005 के एक्ट को 2019 में संशोधित किया गया और 2019 में संशोधित करने के बाद इनके कार्यकाल को निर्धारित करने का अधिकार किसको दे दिया गया है, केंद्र की सरकार को दे दिया गया। मतलब इनका कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा, केंद्र की सरकार डिसाइड करेगी। तो वर्तमान में जो इनका कार्यकाल केंद्र की सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया है वो कितना है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, वर्तमान में इसका कार्यकाल होता है तीनों का कितना, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसको जब चाहे सरकार चेंज कर सकती है, संसद में कोई एक्ट नहीं लाना है, जब चाहे तो सरकार इसको चेंज कर, सरकार एक अधिसूचना निकालेगी, उस अधिसूचना के माध्यम से इनके कार्यकाल को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो फिलहाल तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। इससे पहले अगर हटाना चाहे, इससे पहले अगर इनको हटाना, वही प्रक्रिया होती है जैसे बाकी सबको हटाते हैं, या कोई अपना इस्तीफा दे दे, इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या तो अचानक इनकी मृत्यु हो जाए तब इनका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, या फिर साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनको इनके पद से हटा दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति इनको इनके पद से तभी हटा सकते हैं जब इसकी जांच कर, इसकी जांच करने की गलती किसको दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति से कहेंगे तभी हटाएंगे। तो प्रक्रिया थोड़ी सरल है, संसद नहीं जाती है, संसद से प्रक्रिया और कठिन हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से प्रक्रिया थोड़ी सी सरल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को जांच सौंपेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि यहाँ काम करने में असमर्थ है या साबित कदाचार हो जाता है, इसमें किसी प्रकार के आरोप साबित होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति CIC या बाकी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उनके पद से हटा सकते हैं 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। तो पहला पॉइंट ध्यान रखो, ये कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 सदस्यीय निकाय हो जाएगा हमारा। और किसी संस्था में 3 सदस्य होते हैं, निर्वाचन वहाँ पे 3 सदस्य होते हैं, यहाँ पर भी 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य इनकी सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी। कौन सा एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना का अधिकार इस बार लाया गया था, 2005 में लाया गया था। इसी एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो डिसाइड कौन करता है, डिसाइड सरकार करती है। ठीक है, ये एक्ट के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से डिसाइड किया गया। ये किसको डिसाइड करने का अधिकार दिया गया, सरकार को। केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। वर्तमान 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये लोग अपने पद पे बने। पहले शायद 5 वर्ष होता था, पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था, अब कितना कर दिया, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इस्तीफा देकर पद खाली कर सकते हैं, मृत्यु हो जाए तब भी पद खाली हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं। बहुत तेजी इसको नोट कर लो, और आगे करने के पहले इसको नोट कर लो। लेकिन चलो, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, पहला पॉइंट ये है एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक स्टैट्यूटरी संस्था है, जिसका गठन RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसका गठन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसका गठन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से किया गया। अगला पॉइंट, इसकी नियुक्ति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति
अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट, इसमें एक अध्यक्ष नहीं 10 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में मैक्सिमम 10 सदस्य होते हैं। ये विजिलेंस वाला होगा, ये थोड़ा सा हाँ तो विजिलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। ये थोड़ा सा चेंज करना है। हाँ भाई क्या लिखा है इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य विजिलेंस फिर हो जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, 10 ही होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट, इनका कार्यकाल 3 वर्ष, इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला पॉइंट, इससे पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में, इससे पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में उनका पद खाली हो जाए, निम्नलिखित परिस्थितियों में उनका पद खाली हो जाए। नंबर 1, राष्ट्रपति को संबोधित, नंबर 1 राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा, नंबर 1 राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफे के द्वारा। नंबर 2, अचानक मृत्यु होने पर, अचानक मृत्यु होने पर। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के जांच पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर साबित कदाचार, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर साबित कदाचार, साबित कदाचार एवं असमर्थता, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाना, राष्ट्रपति द्वारा हटाना, ठीक है। इस तरीके से इनका पद खाली हो जाएगा। यही तक भी रोक लेते, सूचना में थोड़ा बचा हुआ है, इसको लोग कल करेंगे। और ये जितनी बॉडी हो चुकी हैं ये अपनी सभी तैयार कर लो, जो अगली क्लास आएगी पॉलिटी में उसमें सारी बॉडी की जो है रिवीजन करवाएंगे और क्वेश्चन सारी बॉडी से रिलेटेड हो जाएंगे। ये तक क्लास तो जितनी हमारी बॉडी हो चुकी है ये और कल जितनी हो जाएगी तो सबको कंप्लीट कर लो, यही सब आएगी।